हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमआरडी हिंदी क्लासेस में। आज की ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों के बाद डाल रही हूँ क्योंकि शेड्यूल काफ़ी बिज़ी हो गया था, जिसकी वजह से मैं समय से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी आप लोगों के लिए। लेकिन फिर भी आपके लिए थोड़ा सा समय निकाला है और आज की ये वीडियो हमारे उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी जिनके पास बुक्स नहीं हैं। तो वो इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को, इस पार्ट को समझ सकते हैं और आगे इसके प्रश्न उत्तरों का आंसर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। हम पाठ का नाम है रोबोट नर्सिंग होम में। जिस तरह से आप भी किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, नर्सिंग होम में जाते हैं और वहाँ पर आप देखते हैं कि डॉक्टर किस तरह से या नर्स हैं वो रोगियों की, लोगों की सेवा कर रही होती हैं। और जब हम ये दृश्य देखते हैं तो हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी कुछ ऐसा अपने जीवन में करें, दूसरों के लिए कोई अपना ऐसा काम करें जिससे उनकी मदद हो सके। ठीक है, तो इसी तरह से इस पाठ में जब रोबोट नर्सिंग होम में जाता है तो वो लोगों की सेवा करते हुए नर्सों को देखता है और वहाँ पर वो मिलता है मदर टेरेसा और नर्सिंग क्रिस्ट हेल्ड से। और वो देखता है कि किस तरह से वो किस तरह सेवा भाव से लोगों की सेवा कर रही हैं और उसको देख करके बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं पाठ आगे। कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचारक हो गया। परिचारक होता है जो रोगियों की सेवा करने वाला होता है। क्योंकि मेरी अतिथ्या यानी मेजबान अचानक रोग की लपेट में आ गई, उन्हें इंदौर के रोबोट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। यह है सितंबर 1951। रोग का आघात पूरे वेग में, परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा घिरा कि हम सब सुस्त। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित नारी कमरे में आ गई। विशिष्ट धवल वेश का अर्थ होता है किसी विशेष रंग के सफ़ेद कपड़ों में ढकी हुई एक नारी कमरे में आ गई। देह उनकी कोई 45 बसंत देखी कि उनकी उम्र जो है वो 45 वर्ष की थी। वर्ण हिमश्वेत और उनका रंग था वो बर्फ़ की तरह सफ़ेद रंग का था, पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित। अरुणोदय का अर्थ से सूर्य उदय होता है। अनुरंजित, रंगी हुई, कद लंबा, सुता सधा। लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं आते ही उन्होंने कहा कि बीमारी जो व्यक्ति है उसके पास लंबा मुंह लेकर नहीं आते। साफ सुथरी भाषा, उच्चारण साफ और स्वर आदेश का, पर आदेश न अधिनायक का न अधिकारी का, पूर्णतया माँ का, जिसका आरंभ होता है सिकंजे से और अंत गोद में। हाँ, वे माँ ही थी, होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा। मातृभूमि जिनकी फ्रांस और कर्म भूमि भारत। मातृभूमि यानी कि जो फ्रांस में पैदा हुई और कर्म भूमि यानी कि उन्होंने अपना काम करना शुरू किया भारत में। उभरती तरुणाई से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में तल्लीन, कि अपने समय में जो उसकी उभरती तरुणाई अपने समय के साथ साथ रोगियों की सेवा में वो लगी रहती थी। यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव, बस यही। उन्होंने रोगी के दोनों मलान कपोल अपने चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाए तो उसके सूखे अधरों पर चांदी की एक रेखा खिंचाई। मुझे लगा कि वातावरण का तनाव कुछ कम हो गया है। तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर। मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर तुम्हारा बीमार हंस रहा है। डॉक्टर फिर कहता है, हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव यूं एक ही वाक्य में गूंथ दिए। डॉक्टर ने उन सभी का जवाब सिर्फ एक ही वाक्य को देकर के कहा कि तुम हंसी बिखेरती हो। मेरी भावना से अभिभूत हो सोचा, जो बिना प्रसव के ही माँ बन सकती है वही 30 रुपये मासिक पर 20 वर्ष से दिन रात सेवा में लग सकती है, वही पीड़ितों की तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। कि मदर टेरेसा किस तरह से सिर्फ 30 रुपये मासिक उसे वेतन मिलता था और 20 वर्ष से दिन रात लोगों की सेवा करती हुई जा रही थी। अभिभूत का अर्थ होता है डूब करके लोगों की सेवा करने में लगी हुई थी। आगे है तीसरे पहर का समय। थर्मामीटर हाथ में लिए वे आई मदर टेरेसा और उनके साथ एक नव युवती।
उसी विशिष्ट ध्वल वेश में। जैसे कपड़े मदर टेरेसा ने पहने हुए थे, वैसे ही जो उनके साथ एक नारी आती है वैसे कपड़े वो पहनी हुई थी, गौर और आकर्षक। हाँ, गौर और आकर्षक, पर उसके स्वरूप का चित्रण करने में ये दोनों ही शब्द असफल। यूँ कहकर उसके आस पास आ पाऊँगा, शायद चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। ब्रह्मा यानी भगवान ने उसका निर्माण किया हो। रूप और स्वरूप का एक देवी साँचा सी वह लड़की, नाम उसका क्रिस्टहेल्ड और जन्मभूमि जर्मनी। जैसे फ्रांस में जन्मी थी मदर टेरेसा, और उसी तरह से क्रिस्टहेल्ड की जो जन्मभूमि थी वो थी जर्मनी, लेकिन दोनों की ही कर्म भूमि कौन सी थी? भारत। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मनी की दुहिता, दुहिता यानी बेटी क्रिस्टहेल्ड, एक साथ एक रूप, एक ध्येय, एक रस की, दोनों ही मिलकर के उन्होंने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना रखा था, रोगियों की सेवा करना। तुम्हारा देश महान है, जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है, और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। मदर टेरेसा कहती है, मैंने उससे कहा तो दर्प से दीप्त हो वह स्टेचू हो गई। दर्प यानी गर्व से दर्पित हो गई, वो चमकने लगी और स्टेचू हो गई, और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर वेग से ठोक कर बोली, पृथ्वी पर अपना पैर को मार करके बोली, यस यस। वह दूसरे कमरे में चली गई। तो मदर टेरेसा को टटोला, आप इस जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहती हैं? तो रोगी पूछता है कि आप इस जर्मन लड़की से प्यार से रहती है? बोली, हाँ, वो भी तो ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी। फिर प्यार क्यों न हो, कि हम दोनों प्यार से क्यों न रहें। मैंने नस्तर चुभाया, नस्तर यानी कि चाकू या उस्तरा आदि जो भी है धारदार औजार था, इंजेक्शन, पर फ्रांस को हिटलर का पददलित किया था। यह आप कैसे भूल सकती है कि जब फ्रांस को हिटलर ने क्या कर दिया था? अपने पैरों से कुचल दिया था। पद दलित यानी पैरों से कुचल दिया था। तो ये आप कैसे भूल जाती हैं? क्योंकि फ्रांस की रहने वाली कौन थी? मदर टेरेसा थी, और हिटलर ने फ्रांस को पैरों से कुचल दिया था, यानी कि लोगों को बड़ा ही परेशान किया था। नस्तर तेज था, चुभन गहरी थी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बोली, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे उस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने इतने गहरे डूब कर कहा जैसे मैं उनसे उनकी लड़की छीन रहा था। उन्होंने पहले ही दाव में मुझे चारों खाने दे मारे, यानी कि उन्हें उसको ऐसा जवाब दिया कि उसके पास अब कोई जवाब नहीं रहा। मदर चली गई। मैं सोचता रहा, मनुष्य के बीच मनुष्य ने कितनी दीवारें खड़ी की हैं। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य और कितनी अजय। यानी कि कितनी मनहूस की वो दीवारें कितनी बेकार होती हैं, कितनी मनहूस होती हैं देखने में। नगण्य का अर्थ है कि कितनी नगण्य, नगण्य यानी कि जिसे गिना न जा सके, न नहीं, गण्य मतलब गिना जा सके। कितनी अजय, और उसके जीती भी नहीं जा सकती। कहीं पर भूगोल की दीवारें हैं, जाति पाति की दीवारें हैं, हर तरह की दीवारें मनुष्य ने अपने बीच में एक दूसरे के लिए खींच रखी हैं। आगे है, क्रिस्टहेल्ड के पिता जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। उसने अभी 5 वर्षों के लिए ही सेवा व्रत लिया है। क्रिस्टहेल्ड ने 5 वर्षों के लिए अपना सेवा का व्रत लिया है कि वो भारत में जाकर 5 वर्ष के लिए रोगियों की सेवा करेगी। रोगिणी के गहरे बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता के से हैं, और कहा और स्मृतियों में खो सी गई। मुझे लगा कि मैं ही क्रिस्टहेल्ड हूँ। मैं अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश, अकेली, खोई, छली सी, मेरी आंखें भर आई कि किस तरह से एक लड़की अपने देश को छोड़ करके अपने माता पिता को छोड़ करके वहाँ भारत में आकर के लोगों की सेवा कर रही है। ये देख करके उसकी आंखें भर आती हैं। लड़की मेरे आंसुओं में डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी से अपने अपने रुमाल से पोंछ दिया। उसकी सदा हंसती आंखें नर्म हो गई, पर जरा भी नम नहीं। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? उसका भोला उत्तर था, न, माँ बहुत रोई थी। फटी आंखों से कुछ देर तक मैं उसे देखता रहा, तब कुछ बिस्किट उसे भेंट किए। बोली, धन्यवाद, थैंक यू, तांगसू। आगे है, यह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलती थी। जो उसका जर्मनी लैंग्वेज थी उसमें वो बोल देती थी तांगसू। हम सब हंस पड़े और वह हंसती हंसती भाग गई। मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मैंने उनके हृदय मानस में 4 चोर दरवाजे से झांका। मदर, घर से आने के बाद फिर आप नहीं गई कभी मिलने जुलने भी? कान अपना काम कर चुके थे, वाणी को अपना काम करना था। पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी। तब मैंने सुनी यह कहानी। कई वर्ष हुए, फ्रांस में विश्व भर के पूजा ग्रहों का एक सम्मेलन हुआ। भारत की
2 मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गई। वे फ्रांस की ही थी, उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि बरसों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं। दोनों माताएं अपनी पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर आई, पर विचित्र बात यह हुई कि वे दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान नहीं पाई। आपस में कहती रही, तुम्हारी बेटी कौन सी है? अंत में उसका नाम पूछा, तब गले मिली कि उतने दिनों के बाद अपनी पुत्रियों से मिली कि वो उन्हें नहीं जान पाई। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा उनके उठते न उठते भाग गई। निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से वे एक स्वयं थी। बस इतना ही एक दिन मैं उनसे और कहला सका, घर में बहुत चिट्ठी आती हैं तो मैं यहाँ के किसी स्थान की फ़ोटो भेज देती हूँ कि वह रोगियों की सेवा इतने तन मन से करती है कि उसके पास समय ही नहीं मिल पाता कि उन सभी चिट्ठियों का जवाब दे, और वो उस स्थान की एक फ़ोटो भेज देती है। रोग पूरे उभार पर था, रोगी के लिए ऐसा है, इसे सहन नहीं कर पाते। मदर टेरेसा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी। उनका चेहरा उसमें भक्त की श्रद्धा से आलोकित हो उठा था। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर। मदर के स्वर में मिश्री ही मिश्री, पर मिश्री कूजे की थी, जो मिठास तो तुरंत ही दे देती है पर घुलती तुरंत नहीं है। बल का प्रयोग हो तो मुंह तक को छील देती है। इनकी जिस कूजे की मिश्री होती है, जो धागे में लिपटी हुई मिश्री होती है जो तुरंत तो नहीं घुलती है, लेकिन अगर हम बल का प्रयोग करेंगे तो हमारे मुंह को भी छील देगी। आगे है, बोली, मैं कल उसके लिए करूँगी जिसे सब अधिक कष्ट होगा। जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में कौंध गया। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से, गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए, किसी को उत्सर्ग, सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। कि किस तरह से लोग अपनी मेहनत से काम को प्राप्त करते हैं, कोई मानवता के नाम से प्राप्त करते हैं, कोई गुणों से प्राप्त कर लेता है, लेकिन किस तरह से समर्पण की भावना से भी लोग पीड़ा से एक दूसरे को से मुक्ति दिला पा रहे हैं। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी, जीती जागती जादू की पुड़िया। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट, कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यूं की मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यूं की मसीन मात माने। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐश आराम में पला जीवन, कहने को बेचारे को आदत, सहने को उसे क्या पता, पर कष्ट क्या पात्र की क्षमता देखकर आता है। मदर, मर जाऊंगा, उसने विहल होकर कहा। विहल यानी दुखी होकर के उसने ये बात कही। इसमें पाठ में हमने पहले मदर टेरेसा के बारे में पढ़ा, जो कि फ्रांस की रहने वाली है। उसके बाद हमने क्रिस्ट हेल्ड के बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़ रहे हैं मदर मार्गरेट के बारे में, जिसको लेखक ने क्या कहा है, जादू की पुड़िया कहा है। क्योंकि जादू की पुड़िया, क्योंकि उसकी हाइट भी बहुत ही कम है, कद बिल्कुल छोटा है, उनकी चाल में भी काफ़ी चुस्ती है, फुर्तीली है, वो काफ़ी मस्ती से बातें करती हैं और बोलती भी हंस के बोलती हैं, और उसको देख करके ऐसा लगता है जैसे कि मोतियों की बोरी खुल गई हो। आगे है, वातावरण चीत्कार की विह्वलता से भर गया, पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपकी तक नहीं खाई। बोली, कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग सब कुछ, कल समथिंग समथिंग, और बस तब नथिंग यानी कुछ भी नहीं। और ये इतने ज़ोर से खिलखिलाकर हंसी कि आसपास कोई होता तो झेप जाता। एक रोगी उन्होंने देखा, चिंता के घर से उठी उभरती रोगिणी, जो काफ़ी चिंता में थी और रोग से ग्रस्त थी। जोर से चुटकियाँ बजाकर वे खिलकी, जी उठी, अर्थ यानी कि जी उठी। यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ कि जितनी बूढ़ी है वह उतनी ही अधिक उत्फल मुस्कानमयी है। लेखक कहता है कि इस नर्सिंग होम में जितनी बूढ़ी नर्स है वह उतनी ही उत्फुल्ल है, यानी कि मुस्कानमयी है, खिली हुई है, प्रसन्न है। यह किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदृष्टि जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। या भाषा के भेद रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है।
जिसमें मानवता की सेवा करने वाली जो ज्योत है यह, जिसमें सभी इतने खुश हैं, जितनी भी नर्सें देख रहा है कवि लेखक, वो सभी क्या है, बड़े ही खुश हैं, प्रसन्न हैं। तो उनको देख कर के कह रहे हैं कि ये इतनी खुश क्यों है, तो ये किस दीपक की ज्योत है। सिस्टर क्रिस्टेल्ड का तबादला हो गया। अब वह धोनी के भील सेवा केंद्र में काम करेंगी। ओह, उस जंगली जीवन में यह कपूरिका यानी कि कपूर जैसी देह वाली, पर कपूरिका तो अपने सौरभ में कितनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त कुछ दिखता ही नहीं। वह हम लोगों को मिलने आई, हंसती खिलती बिखेरती और कुदरती। यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं, विषाद यानी उसे जरा सा भी गम नहीं है। एक नई जगह देखने का चाव उसके रोम रोम में, पर मुझे उसका जाना कचोट सा रहा था, यानी कि दुखी कर रहा था। वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे के बाहर से निकली, पर फिर एक बार भी उसने उधर नहीं झाँका। मैंने अपने से कहा, कई लाख उलझे, उसे किसी में नहीं उलझना है। और तब सिस्टर क्रिस्टेल्ड का सच यह है कि सिस्टर मदर बर्ग का निस्संग, निर्लिप्त, निर्द्वंद्व जीवन पूरी तरह से मेरे मानस चक्षुओं में समा गया। और फिर मैंने अपने आप ही आपसे कहा कि सिस्टर क्रिस्टेल्ड, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए हैं, तुम तो उसे जीवन में ले कृतार्थ हो गई। लेखक क्या कहता है कि जो सिस्टर है क्रिस्टेल्ड, उसने, हम भारतवासी क्या करते हैं कि गीता को सिर्फ मुंह से बोलते रहते हैं, कंठ में रखते हैं, लेकिन तुमने उसे अपने जीवन में अपना लिया है और उसे अपने जीवन में अपना करके लोगों की सेवा कर रही हो, इसलिए आपका जीवन काफ़ी धन्य है। और जो रोबोट नर्सिंग होम में पाठ है हमारा, इसके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। तो ये था हमारा चैप्टर 5। धन्यवाद आप सभी का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ हो सके। धन्यवाद।